नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। मैं विनय सिंह तेजस आईएएस एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आरएनए डीएनए के सीक्वेंस में आज हम लोग जिस पर चर्चा करने वाले हैं वो एक भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एनर्जी से संबंधित है, जो खासकर हाइड्रोजन एनर्जी की बात करेंगे आज। इसी सीक्वेंस में आज मैं बताने जा रहा हूं कि जो स्टूडेंट यूपीएससी की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2022, 2023 या 2024 या आने वाले दिनों में यूपीएससी के लिए आपके दिमाग में अगर कोई भी स्ट्रेटजी अगर प्लानिंग चल रहा है तो आपकी स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ मैं मिलकर काम करूंगा। अर्थात आप हमारे यहाँ जो एडमिशन प्रक्रिया शुरू है और 1 जुलाई से आपके नए बैच शुरू हो रहे हैं और मैथमेटिक्स फॉर ऑल जो है ऑलरेडी क्लास चल रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि डिटेल न्यूज एनालिसिस और रेगुलर न्यूज एनालिसिस जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जो आने वाले दिनों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वही टॉपिक लेकर मैं उपस्थित होता हूं। इसके अलावा अगर डिटेल आप देखेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव अगर न्यूज एनालिसिस जो होता है रेगुलर हमारे शाम को आदित्य सर के द्वारा दिया जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन। ध्यान देना, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह चर्चा क्या है और किस तरीके से है, इसमें ध्यान देना कि नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन जो है वो बेसिकली क्या है और किस तरह। तो हाइड्रोजन, आप ध्यान देना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है पानी, ठीक है। और आपको एक चीज और भी बता दूं कि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन एक जलने में सहायता करता है। यानी विदाउट कहा जाता है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसी चीज को जला नहीं सकते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से जो पानी बना है, इसी पानी के रेफरेंस में और हाइड्रोजन के मुख्य जो उपलब्धता है उसके आधार पर जो भारत के द्वारा एक मिशन लाया जा रहा है और वह मिशन जो है राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन यानी नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन बेसिकली है क्या। तो आप देखोगे कि पहले तो हम इस हाइड्रोजन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ ले कि हाइड्रोजन आवर्त सारणी, अगर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे कि हाइड्रोजन ये पहला और सबसे हल्का, तो इसकी पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है उसमें हाइड्रोजन का प्लेस पहला है और इसका स्थान भी ये सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन का वजन जो है हवा से भी कम होता है, अतः यह हवाई मंडल के सबसे ऊपर की ओर उठती, इसलिए शुद्ध रूप से बहुत कम ही पाई जाती है। ध्यान देना, इसलिए यह शुद्ध रूप में बहुत कम ही पाया जाता है। मानक तापमान और दाब पर यह ध्यान देना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हाइड्रोजन में गैर विषाक्त, अधातु, गंधहीन, स्वादहीन, रंगहीन, अत्यधिक ज्वलनशील ये द्विप्रमाणक है यानी H2 है जिसमें 2 एटम्स हैं। तो आप ये सकते हैं ये विषाक्त नहीं है यानी पॉइजनियस नहीं है, ये नॉन मेटालिक है, यह कहा जाता है कि यह गंधहीन है जिसमें कोई स्मेल नहीं होता है और स्वाद टेस्टलेस है, और ये रंगहीन है जिसकी कोई कलर नहीं है, और ये अत्यधिक ज्वलनशील है। हाइड्रोजन ईंधन के शून्य उत्सर्जन ईंधन है जो ऑक्सीजन के साथ दहन के दौरान इसका उपयोग फ्यूल सेल और आंतरिक दहन इंजन में किया जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारे अंतरिक्ष यान होते हैं, जो स्पेस शटल, जो स्पेस होते हैं, या जितने भी अगर हम बात करते हैं कि जितने भी अगर हम बात करते हैं कि जो व्हीकल्स है, जो जैसे पीएसएलवी, एसएलवी और जीएसएलवी जो होते हैं, जो लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं, उसमें एज ये अंतरिक्ष यान के प्रोपेलेंट के रूप में, ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, प्रोपेलेंट के रूप में यूज किया जाता है।
तो अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन प्लेस जो होता है ये ग्रुप 1 में है, जो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के ये मेंडेलिक पीरियोडिक टेबल है, जिसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है। यह बेसिकली जो है जिसका एटॉमिक मास जो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से 1 है। तो कहा जाता है कि हाइड्रोजन इज प्लेस ग्रुप 1 ड्यू टू हैविंग ओनली वन, ध्यान देना, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑन दिस द ओवरऑल शेल, जो इसके आउटर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 1 होते हैं, और इट डज नॉट शेयर एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्कली मेटल, ये कोई शेयर नहीं करता है। हाइड्रोजन इन नॉन मेटल एंड ऑल द अदर एलिमेंट ग्रुप 1 मेटल, ये ध्यान देना सभी मेटल है और इसमें नॉन मेटालिक ये ग्रुप 1 आर मेटल्स। ये हाइड्रोजन आर वेरी रिएक्टिव बिकॉज द गिव ऑफ द इलेक्ट्रॉन सो इजिली, ये इलेक्ट्रॉन को बहुत इजी वे में देते हैं। हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ, ये आप कह सकते हैं कि यह हाइड्रोजन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हाइड्रोजन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हाइड्रोजन के प्रकार की अगर बात करते हैं, ऐसे हाइड्रोजन की अगर हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आइसोटोप्स की बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारे 3 पार्टों में हाइड्रोजन, लेकिन इसके जो हाइड्रोजन के प्रकार की बात करते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला होता है ग्रे प्रकार के। भारत में होने वाले हाइड्रोजन उत्पादन में सबसे अधिक ग्रे हाइड्रोजन का उत्पादन होता है, और ध्यान देना भारत में सबसे ज्यादा जो हाइड्रोजन उत्पादन किया जाता है वो ग्रे हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। इसे हाइड्रोकार्बन यानी जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक गैसों से निकाला जाता है। ये ध्यान देना है, यह प्राकृतिक गैसों से यानी फॉसिल्स फ्यूल्स और नेचुरल गैस से ये क्या होता है कि ये हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन निकाला जाता है, और इसके ये को प्रोडक्ट के रूप में अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद आप देखेंगे कि ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन होता है। स्प्लिट नेचुरल गैस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, नेचुरल गैस को जब करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ध्यान देना यह कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात होती है, ध्यान देना कि इसमें जो बात कर लेते हैं कि स्प्लिट नेचुरल गैस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ये हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इमिटेड इन द एटमॉस्फेयर। ये जो ग्रे जो होता है, जब इसको ग्रे हाइड्रोजन जो होता है जो प्रोडक्शन करते हैं वो फॉसिल फ्यूल्स या नेचुरल गैस से करते हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स और नेचुरल गैस से करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती है। उसके बाद अगर ब्लू हाइड्रोजन की बात करते हैं, स्प्लिट नेचुरल गैस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ये रेडिशियल गैसेज इन एच विजन, इसको कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर्ड रीयूज्ड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कर सकते हैं, रीयूज किया जा सकते हैं। उसी तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं तो स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस एंड विंड एंड सन, ये जो ध्यान देना इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के पावर्ड के द्वारा किया जाता है, इसमें नो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इमिट नहीं होता। तो ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन की बात किया जा रहा है। इसी के साथ हाइड्रोजन का ब्लू देखें, यह भी जीवाश्म से प्राप्त होता है, इसके उत्पादन में तो सुरक्षित रूप से संग्रहित कर लिया जाता, अंत में इससे ग्रे हाइड्रोजन की तुलना में बेहतर होता है। यह को प्रोडक्ट इससे जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है। इसी के साथ आप देखेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं, और ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ये अक्षय ऊर्जा के रूप में रिन्यूएबल ऊर्जा के सौर या पवन का उपयोग किया जाता है। इसके तहत क्या होता है, विद्युत द्वारा यानी जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयनों में विभाजित किया जाता है, इससे जल और जलवाष्प का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान देना, इसमें ध्यान देना कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है, यानी यह आप देखेंगे कि हाइड्रोजन एनर्जी यह काफी फायदेमंद है। अब आप देखोगे कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन क्या है। इस हाइड्रोजन मिशन की अगर बात करते हैं तो 2021-22 के तहत राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की गई है। यह हाइड्रोजन को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, यह ध्यान देना कि अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स के रूप में उपयोग करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है, और ये इस पहल में परिवहन क्षेत्र में बदलाव लाने की क्षमता है।
और इससे अगर ये हाइड्रोजन एनर्जी को अगर रिलीज कर लेते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा चेंजेज आएंगे। और जो राष्ट्रीय नेशनल हाइड्रोजन जो मिशन है, इसके लिए वैकल्पिक ईंधन विकल्प के रूप में पृथ्वी पर सबसे प्रचुर तत्वों में से एक हाइड्रोजन का लाभ उठाया जाए, जिससे हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को भी संरक्षण मिल सकता है। हरित ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो हरित ऊर्जा संसाधनों में हाइड्रोजन उत्पादन पर जोर करता है और भारत में बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता को हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना 2022 तक 175 गीगावाट के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को केंद्रीय बजट 2021-22 में प्रोत्साहन मिला है, जिसे नवीनीकरण ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट और ये नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो 2021-22 का जो बजट है इसमें ये ध्यान देना कि 175 गीगावाट ये इससे एनर्जी प्रोड्यूस किया जाएगा, इसके लिए 1500 करोड़ का बजट दिया गया। हाइड्रोजन का उपयोग न केवल भारत के पेरिस समझौतों के तहत अपने उत्सर्जन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगा, बल्कि जीवाश्म ईंधनों के आयात पर निर्भरता को कम करेगा। इससे भारत का मल्टी डायमेंशनल क्या होगा कि फायदा होने वाला है। पहला फायदा क्या होगा कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, जो हमारे पेरिस एग्रीमेंट में जो हमने कमिटमेंट किया है कि हम 2030 तक हम ग्रीन हाउस गैस को कम करेंगे, उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। दूसरी चीजें हम बात कर लेंगे कि बहुत ज्यादा मात्रा में तेल का जो हम क्या करते हैं इंपोर्ट करते हैं, जो हमारे यहाँ कंजम्पशन ज्यादा होता है, तो उसकी आवश्यकताओं को कम किया जा सकता है और हाइड्रोजन जैसे गैस को मल्टी डायमेंशनल यूटिलिटी के आधार पर हम उसको क्या कर सकते हैं, इन आवश्यकताओं की पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ भारत की अपनी अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां अगर देखा जाए तो भारत की अनुकूल परिस्थितियों में प्रचुर प्राकृतिक तत्वों की उपस्थिति के कारण हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने में भारी मदद मिल सकती है। तो जिस तरीके से भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उस लोकेशन में ग्रीन गैस जो कहा जाता है फॉसिल फ्यूल या नेचुरल गैस की अधिकता होने के कारण इसमें हाइड्रोजन के उत्पादन करने में हम बहुत ज्यादा सक्षम है। सरकार ने पूरे देश में गैस पाइपलाइनों की बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया है और स्मार्ट ग्रिड की शुरुआत सहित पावर ग्रिड को सुधारने हेतु एक प्रपोजल भी पेश किया है और ऊर्जा मिश्रण ये रिन्यूएबल एनर्जी को प्रभावी ढंग से इंटीग्रेटेड रूप से उसको यूटिलाइज करने के लिए एक ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो हमारी आवश्यकताओं को फुलफिल कर सके। इसके अलावा हमें रिन्यूएबल एनर्जी की भी बात करेंगे और उसके भंडारण की बात करेंगे और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के संचरण के माध्यम से भारत के हरित हाइड्रोजन का उत्पादन लागत को प्रभावी कम कर सकता है, जो न केवल ऊर्जा सुरक्षा को गारंटी देगा बल्कि देश की ऊर्जा के मामले में धीरे धीरे क्या करेगा, आत्मनिर्भर भी बनाएगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसके लिए क्या के किन किन क्षेत्रों को हाइड्रोजन मिशन, तो एशिया पैसिफिक उपमहाद्वीप में जापान और दक्षिण कोरिया हाइड्रोजन नीति बनाने के मामले में पहले पायदान पर है। तो ध्यान देने, एशिया पैसिफिक रीजन की अगर बात करते हैं उसमें कोरिया और ध्यान देना दक्षिण कोरिया और जापान इस हाइड्रोजन मिशन में पहले स्थान पर है। 2017 में जापान ने बुनियादी हाइड्रोजन रणनीति तैयार किया था और 2030 तक देश की कार्य योजनाओं को निर्धारण करती है, जिसके तहत एक अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना भी शामिल है। यानी 2030 तक हाइड्रोजन मिशन को पूरी तरीके से प्रॉपर इंप्लीमेंट कर लेगा कौन, जापान। इसी के पास अगर हम दक्षिण कोरिया की बात करते हैं तो दक्षिण कोरिया जो है हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था विकसित और हाइड्रोजन की सुरक्षित प्रबंधन अधिनियम 2020 के तत्वाधान में हाइड्रोजन परियोजना तथा हाइड्रोजन फ्यूल सेल के उत्पादन इकाइयों का संचालन कर रहा है। ध्यान देना, हाइड्रोजन इकोनॉमी डेवलपमेंट एंड हाइड्रोजन ये है हाइड्रोजन प्रोटेक्शन मैनेजमेंट एक्ट 2020 के तत्व मतलब अधीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की यह शुरुआत किया है और हाइड्रोजन फ्यूल सेल का उत्पादन
करना शुरू कर दिया है और दक्षिण कोरिया ने हाइड्रोजन का आर्थिक संवर्धन और सुरक्षा नियंत्रण अधिनियम भी पारित किया है, जो 3 प्रमुख क्षेत्रों में हाइड्रोजन का वाहन, चार्जिंग स्टेशन और फ्यूल सेंटर से संबंधित है, यानी फ्यूल सेल से संबंधित है। तो ध्यान देना, हाइड्रोजन का आर्थिक संवर्धन यानी हाइड्रोजन का इकोनॉमिक इनरिचमेंट एंड प्रोटेक्शन कंट्रोल एक्ट भी पारित किया है, जिसमें 3 प्रमुख क्षेत्रों को मुख्यतः ध्यान दिया गया। इस कानून का उद्देश्य है कि देश में हाइड्रोजन मूल्य निर्धारण प्रणाली को पारदर्शिता लाना और ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन एनर्जी के रूप में डेवलप करना। उसके बाद इसमें चुनौतियां कौन कौन से आ सकती हैं? इसकी चुनौतियों में अगर देखें तो उद्योगों द्वारा व्यावसायिक रूप से हाइड्रोजन का उपयोग करने में ये ग्रीन और ब्लू हाइड्रोजन को निष्कर्षण में आर्थिक वहनीयता सबसे बड़ी चुनौती है। तो ध्यान देना, एक तो हाइड्रोजन उत्पादन करने में हमारी मेन चुनौती है। हाइड्रोजन के उत्पादन और दोहन के उपयोग में की जाने वाली जो टेक्नोलॉजी है, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज और कार्बन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी आदि अभी प्रारंभिक अवस्था में है। ये महंगी भी है और हाइड्रोजन के उत्पादन की लागत को बढ़ाती है। तो ध्यान देना, इसमें टेक्नोलॉजी अभी काफी महंगी होने की वजह से, ध्यान देना, यह काफी महंगी होने की वजह से इसमें बहुत सारी चैलेंजेस हैं, जिसके आधार पर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक संयंत्र को पूरा करने के लिए इसमें फ्यूल सेल के रखरखाव में लागत काफी अधिक होगी। ईंधन के रूप में उद्योगों और हाइड्रोजन के व्यवसायिक उपयोग के लिए अनुसंधान एवं विकास, भंडारण, परिवहन एवं मांग निर्माण हेतु हाइड्रोजन के उत्पादन से जुड़ी प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचों में काफी अधिक निवेश करने की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब हमारे यहाँ 2 होगा कि एक फ्यूल सेल है, हाइड्रोजन के लिए जो फ्यूल सेल बनाया जाएगा वो हमारे लिए उसके रखरखाव, उनके मेंटेनेंस में काफी प्रॉब्लम है। दूसरी चीजें होते हैं कि ईंधन के रूप में हाइड्रोजन को ले जाना, उस पर रिसर्च करना, विकास करना, डिपोजिशन करना और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी जो होगी वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर को क्या करेगा, हमें अधिक निवेश करने की आवश्यकता और इस पे काफी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, जिसके द्वारा आप देख सकते हो ये इसकी लागत काफी महंगी होगी, जो हमारे लिए एक मेजर चुनौती के रूप में है। इसी के साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि यह मिशन जिस तरीके से काम कर रहा है, आने वाले दिनों में इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और आने वाले दिनों में इसे कुछ चुनौतियों के साथ हम आत्मसात करेंगे और आने वाले दिनों में हम इसका प्रॉपर इंप्लीमेंट भी करेंगे, जिससे हमारा एनर्जी की आवश्यकताओं को पूरा होगा। और आपको बता दूं कि जितने ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक स्रोत हैं वो लगभग खत्म होने के कगार पर हैं, इसलिए एनर्जी के मेजर संसाधनों को एक्सप्लोर किया जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में हम एनर्जी की आवश्यकताओं को पूरी तरीके से फुलफिल कर सकें। जिस स्टूडेंट को अगर किसी भी तरह का सुझाव देना हो, किसी तरह की इंक्वायरी लेनी हो, तो इन नंबरों पर क्या कर सकता है कि अपना सुझाव और अपना जो एडमिशन प्रोसेस या अदर एक्टिविटी जो भी आप पूछना चाहते हैं, आप इसके व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। थैंक यू वेरी मच।